हेलो दोस्तों, स्टडी विद के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने जो है आर्टिकल 35 तक पढ़ लिया है, जिसमें कि मौलिक अधिकार थे। अब जो है हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं तथा आयरलैंड में स्पेन से लिए गए थे। यानी कि आयरलैंड में जो ये लिए गए थे वो स्पेन से लिए गए थे, और भारत में जो लिए गए वो आयरलैंड से लिए गए। संविधान का प्रथम प्रारूप जो है बी एन राव द्वारा दिया गया था। तो बी एन राव ने यह सलाह दी थी कि अधिकारों को दो भागों में बांटा जाए। एक ऐसे अधिकार जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं, और एक ऐसे अधिकार जिन्हें न्यायालय इस द्वारा लागू नहीं कराया जा सकते। जो न्यायालय द्वारा लागू कराने योग्य हैं उन्हें भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में रखा गया, तथा जो न्यायालय द्वारा लागू नहीं है उन्हें भाग 4 में डीपीएसपी यानी डीपीएसपी में रखा गया, 36 से 51 अनुच्छेद में रखा गया। राज्य नीति बनाएगा तो इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नीति बनाएगा। यानी ये हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा राज्य के लिए दिए गए निर्देश हैं। डीपीएसपी का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। डीपीएसपी की विशेषताएं, इसका जो है आयरलैंड से इसको लिया गया। कुछ हद तक 1935 अधिनियम भी झलकता है या लिखा गया है। डीपीएसपी की प्रकृति सकारात्मक है, यानी यह राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, बाध्य योग्य नहीं है, यानी न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। डीपीएसपी के उद्देश्य हैं लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, संविधान का दर्शन है। यदि संविधान में कठिनाई होती है तो संविधान को समझने के लिए डीपीएसपी प्रेम्बल यानी प्रस्तावना और फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य से समझ सकते हैं। डीपीएसपी के बारे में किसने क्या कहा, इसको आइए देखते हैं। ये जो है छूटा हुआ है, इसको हम बाद में बताएंगे आप लोगों को। अनुच्छेद 36 से हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वही अनुच्छेद 36 में दी गई है। राज्य की परिभाषा जो है संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, प्रांत की कार्यपालिका और प्रांत की विधायिका, लोकल अथॉरिटी और अन्य संस्थाएं जो सार्वजनिक कार्य कर रही हैं, राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायपालिका के द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता है। डीपीएसपी परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत हैं, यानी शासन के आधार हैं। विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। डीपीएसपी में ऐसी बातें जो आर्थिक और सामाजिक न्याय को प्रदर्शित करती हैं समाजवादी सिद्धांत कहलाती हैं। डीपीएसपी में ऐसी बातें जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, ऐसी बातों को हम गांधीवादी सिद्धांत कहते हैं। डीपीएसपी में ऐसी बातें जो उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित लोग, ऐसे सिद्धांतों को हम उदारवादी सिद्धांत कहेंगे। फिर अनुच्छेद 38 है। 38 का क्लॉज 1, राज्य ऐसी कोई संस्था, विधि या अन्य संस्था बनाएगा तो उसमें जो है राज्य द्वारा आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय को देगा या देने का प्रयास करेगा, राज्य को लोक कल्याणकारी बनाएगा। 38 का क्लॉज 2 है। इसमें जो है आय, प्रतिष्ठा, अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा, संसाधनों का उचित वितरण करेगा, राज्य सबको समान प्रतिष्ठा से देखेगा, अवसर की असमानता को दूर करेगा। फिर अनुच्छेद 39 है। इसका जो अनुच्छेद 39 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज जो है ए, स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को जीविकोपार्जन पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, उदाहरण कौशल विकास, मनरेगा। अनुच्छेद 39 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी, भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व। फिर अनुच्छेद 39 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज सी, उत्पादन के साधन का विकेंद्रीकरण। फिर अनुच्छेद 39 का जो है सब क्लॉज डी, स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। यह है अनुच्छेद 39 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ई, पुरुषों व स्त्री श्रमिकों तथा बच्चों की मजबूरी में आयु या शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। फिर अनुच्छेद 29 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज एफ, बच्चों को स्वतंत्र और गरिमा के साथ विकास का अवसर प्रदान करना और शोषण से बचाना।
फिर अनुच्छेद 39 का जो है क्लॉज ए है, ये अमेंडमेंट है ए। इसमें जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है, यानी कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधि तंत्र इस प्रकार कार्य करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो तथा आर्थिक या किसी भी अन्य आधार पर नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। यह विधिक सहायता निःशुल्क होगी। निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए ऐसे केस जो समझौते योग्य हैं, ऐसे केस के निपटारे के लिए 1987 में लोक अदालतों का गठन किया गया। समझौते के तहत निपटाने के लिए सरकारी वकील की अवधारणा भी है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्ता शासन को इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। यह 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों का गठन 11वीं अनुसूची में रखा गया और 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए। 73वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 40 से प्रेरित है, 24 अप्रैल 1993 में इसे लागू किया गया। फिर अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहद अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 है काम की जो है न्याय संगत और मनोवचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। उदाहरण इसका है आशा बहुओं का और जननी सुरक्षा योजना है जो एम्बुलेंस चलती है उससे जो है। फिर अनुच्छेद 43 है कार्यकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर व अवकाश की व्यवस्था करना और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। फिर अनुच्छेद 43 का क्लॉज ए है उद्योगों के प्रबंधन में जो है कर्मकारों के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाना। यह गांधीवादी विचारधारा पर प्रेरित है। फिर अनुच्छेद 44 है नागरिकों के लिए एक समान दीवानी संहिता लागू करने का प्रयास। फिर अनुच्छेद 45 शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करना। उदाहरण आंगनबाड़ी, आर्टिकल 45 में आता है। फिर है अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना और हर तरह के शोषण व सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना। फिर अनुच्छेद 47 है लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेयों व हानिकारक पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। उदाहरण के लिए मिड डे मील, आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीरी का वितरण, बिहार गुजरात में दारूबंदी। अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन। कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गाय, बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की जो है नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। फिर है अनुच्छेद 48 का क्लॉज ए अमेंडमेंट भी इसको कह सकते हैं। इसमें जो वन्य जीव अधिनियम 1972 में अनुच्छेद 48 में संशोधन करके आर्टिकल अनुच्छेद 48 ए जोड़ा गया। इसमें जो है पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना है। इसमें जो है एसपी मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मौलिक अधिकार है। फिर अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व और वस्तुओं का संरक्षण करना। फिर अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण इसमें किया गया अनुच्छेद 50 में। फिर है नोट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले आर्टिकल ये हैं जो दिए गए हैं 40, 47, 48, 44, 50, 51। ये जो DPSP के आर्टिकल में हैं ये जो इम्पोर्टेंट है पूछे जाते हैं। यह कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को पृथक पृथक कार्य करती हैं तथा इनमें जो है संतुलन और नियंत्रण स्थापित है। यहाँ पर यानी भारत में अमेरिका की तरह पृथक्करण कठोरता से नहीं लागू होता है लेकिन सरलता से लागू होता है। फिर आर्टिकल जो है 51 है इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि है। यदि भारत किसी अन्य देश से समझौता करता है तो आर्टिकल 51 से संबंधित होता है। गुट निरपेक्ष इसी आर्टिकल में आता है।
मौलिक कर्तव्य है, यह जो है मूल संविधान में नहीं था। इसमें जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन 1978 में भाग 4 में जो है भाग 4 के का में 51A जोड़ा गया। इसमें जो है उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अभिभावकों द्वारा शिक्षा का अवसर दिलाना 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों को कानून बनाकर लागू कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं प्रेम्बल DPSP में जो है इन्फोर्सेबल नहीं है और जो है वाद्य योग्य नहीं है। संविधान की व्याख्या में न्यायालय के लिए उपयोगी है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विरुद्ध जो है जाने पर दंड देने की तथा टैक्स देने को मौलिक कर्तव्य में शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन इसे माना नहीं गया। मौलिक कर्तव्य हैं, इनको देख लेते हैं। ये अपने 11 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और इसे अक्षुण्ण रखे। चौथा है देश की रक्षा करे। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समभ्रातृत्व यानी कि समान भावना की भावना का निर्माण करें। फिर है छठवां है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करें। सातवां प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। आठवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। फिर है 11वां है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये जो है 86वां संशोधन द्वारा आया है। इसके बाद जो है हम इसको जो है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार और DPSP जो राजनीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें जो विवाद है उनको देख लेते हैं। तो ये आर्टिकल 31A है, राज्य लोक हित में संपत्ति का अर्जन कर सकता है। फिर आर्टिकल 31 का क्लॉज भी है, ऐसे विषय जो सामाजिक न्याय को लागू करते हैं उनके लिए कानून बना सकते हैं। 1951 में जो है चंपाकन 2 एक्जन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट को वरीयता दी जाएगी। फिर आर्टिकल 31 का क्लॉज C है, इसमें जो है 85वां संविधान संशोधन द्वारा जो है निकल कर आया है। इसमें जो है कहा गया कि 35B 39C को लागू करने के लिए कोई विधि बनेगी तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31 के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यानी कि आर्टिकल 19, 14, 31 का उल्लंघन करेगी तो शून्य नहीं माना जाएगा। फिर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने 31 के क्लॉज C को वैध माना, लेकिन यह कहा कि न्यायिक समीक्षा यानी जूनियर जो है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इसके बाद इंदिरा गांधी द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन करके यह लिख दिया गया कि DPSP लागू होने या करने के लिए विधि बनेगी तो यह 14, 29, 31 का उल्लंघन कर सकती है। DPSP को फंडामेंटल राइट पर वरीयता मिल गई यहाँ से। इसके बाद मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा DPSP ओवर रूल करेगा। 14, 29, 31 इस तथ्य को रद्द कर दिया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट और DPSP एक दूसरे के पूरक हैं। वर्तमान में जो है आर्टिकल 39B 39C को 14, 19 पर वरीयता दी जाएगी। फंडामेंटल राइट और DPSP एक दूसरे के पूरक हैं। यह प्रश्न नहीं उठता कि कौन किस पर वरीयता रखेगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में कहा। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट और DPSP में संतुलन संविधान का मूल ढांचा है। DPSP एक ऐसा
चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन जो है के.टी. शाह का है। यह है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। इसको देखते हैं, ये व्यक्ति का अधिकार है और ये डीपीएसपी जो सामूहिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट व्यक्ति का विकास करता है, डीपीएसपी राज्य का विकास करता है। फंडामेंटल राइट जो है वाद योग्य है, नकारात्मक है। डीपीएसपी जो है वाद योग्य नहीं है, सकारात्मक है। फंडामेंटल राइट तार्किक निर्बंधन है और जो है डीपीएसपी की सीमा नहीं है। और इसको जो है फंडामेंटल राइट को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण मिला है, निलंबित कर सकते हैं। बाकी जो डीपीएसपी को जो है संरक्षण नहीं है, पहले से ही निलंबित हैं। आर्टिकल 14, 19, 21 को स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कभी भी क्वेश्चन आ सकता है स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से कैसे जानते हैं, तो आर्टिकल 14, 19, 21 को। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।